सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर कहते कि भारत में अगर सामाजिक क्रांति का पुनर्निर्माण करना है तो 4 बातें हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें सबसे पहली बात जो है, जो शोषित पीड़ित जातियां है, 6000 जो जातियां है, इन 6000 जातियों में एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आज इस देश के हर जाति का अपना झंडा दंडा एजेंडा है। हर जाति का अपना झंडा दंडा एजेंडा बना हुआ है। अपना झंडा, अपना डंडा, अपना एजेंडा होना कोई गलत बात नहीं, मगर ये एक दूसरे के विरोध में भी खड़ा। तो ये जो 6000 जातियों के अंदर जो कॉमन ऑब्जेक्टिव, तो शासक बनना इससे बड़ा कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। राज निर्माण करना, राज का निर्माण करना, अपना राज निर्माण करना, इससे बड़ा कोई एजेंडा या कोई बड़ा उद्देश्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, इन पीड़ित जातियों में कॉमन आइडियोलॉजी होनी चाहिए। इस देश के अंदर बहुजन समाज की एक और एक ही विचारधारा होनी चाहिए, और वो विचारधारा केवल और केवल इन्हीं बहुजन महापुरुषों के सिद्धांतों पर, संविधान को आधार बनाकर जोड़ने वाली विचारधारा होनी चाहिए। आज आइडियोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट है, बहुत बड़े पैमाने पर उसमें अपने अपने हितों को लेकर लोग उन चीजों को सामने लाकर काम कर रहे हैं। इसलिए कॉमन आइडियोलॉजी जो है वो होनी चाहिए। और कॉमन आइडियोलॉजी क्या है? जो समूह के हितों का विचार करती, समूह के कल्याण का विचार जिसके पास है, उन समूह के कल्याण की, उनके विचारों की, उनके हक अधिकारों की बात जो है उस विचारधारा से पूर्ति होगी, वो कॉमन आइडियोलॉजी होनी चाहिए। नंबर 3 जो है, इनका सामाजिक ध्रुवीकरण होना चाहिए, सोशल पोलराइजेशन। सोशल पोलराइजेशन का तरीका हमारे महापुरुषों ने बनाया। आरक्षण एक सामाजिक ध्रुवीकरण निर्माण करने का एक सबसे बड़ा ताकतवर हथियार है। ऐसे आरक्षण ने भारत के राजनीति में अस्थिरता पैदा की थी। 30 साल तक वो अस्थिरता भारत के राजनीति में रही। मगर मंडल के बाद में हमने ये देखा, पोस्ट मंडल एरा जो आपने देखा होगा, तो जिस आरक्षण का निर्माण महापुरुषों ने सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए, शक्ति निर्माण करने के लिए किया था, उसी आरक्षण का उपयोग आज प्रति जागृति करके जो आरक्षण की लाभार्थी जातियां है, उनके अंदर ही आपसी विवाद पैदा करने के लिए दुश्मनों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए कोई भी एक सामाजिक समूह जो बैकवर्ड का है, शेड्यूल कास्ट का है, ट्राइब का है, अपना शेड्यूल चेंज करने के लिए जब कोई मांग करता है, बाकी सारे उसके विरोध में खड़े हो जाते। मगर यही सारे जो आरक्षण के नाम पर आपसी संघर्ष करने वाली जातियां और उनके नेता ईडब्ल्यूएस के समर्थन में खड़े हो जाते। वहां किसी का कोई विरोध नहीं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हमारे महापुरुषों ने राजा बनने के लिए, सामाजिक ध्रुवीकरण करने के लिए बनाए गए। अगर सामाजिक ध्रुवीकरण होगा का मतलब क्या है? सामाजिक ध्रुवीकरण का मतलब जातियों का जुगाड़ नहीं। सामाजिक ध्रुवीकरण का मतलब जातियों का जुगाड़ नहीं कि जुगाड़ करके टेम्पररी व्यवस्था चलाई जाए। सामाजिक ध्रुवीकरण का मतलब क्या है? जाति जाति के बीच के संबंधों का पुनर्निर्माण। जिन लोगों को साथ में लेकर आप लड़ना चाहते हो, उनके साथ में भी अगर हम चलना भी पसंद नहीं करें तो वो साथ में आकर लड़ेगी कैसे? जिनको साथ में लेकर आप लड़ना चाहते हो, उनको साथ में लेकर चलने की भी तैयारी नहीं है और लड़ने की बात हो रही, कैसे होगा? लोगों को जोड़ना है तो किस आधार पर जोड़ा जाए? स्वार्थ भी जोड़ता है और हित भी जोड़ता है। स्वार्थ भी लोगों को जोड़ता है और हित भी लोगों को जोड़ता है। स्वार्थ निजी होता है, हित सामूहिक होता है। स्वार्थ के नाम पर लोग जुड़ जाए और हितों के नाम पर विरोध में खड़े हो जाते। बड़े अजीब बात। हमारे समाज का अनुभव हमने देखा कि वो स्वार्थ के नाम पर इकट्ठा होते हैं और हितों का विरोध करते। क्यों ऐसा होता? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये नेता जो है हमारे समाज के, उन नेताओं को प्रोजेक्टेड स्पॉन्सर जो किया गया है, वो इसी काम पर तो लगाए गए। इसलिए सामाजिक ध्रुवीकरण करने के लिए हमारे महापुरुषों ने पूर्व शर्त रखी थी कि इन संबंधों का पुनर्निर्माण करना होगा। और पुनर्निर्माण करने की प्रक्रिया का पहल क्या है? हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो आएगा, समर्थन देगा, तब मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा, ये नहीं। हमारे महापुरुषों की महानता इसी बात में है कि उन्होंने किसी जाति के ऊपर कोई कंडीशन नहीं डाली कि तुम मुझे समर्थन दोगे तो मैं तुम्हारा लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने ये कंडीशन नहीं डाली। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन जातियों की भी लड़ाई लड़ी जो उनके समर्थन में नहीं थी। समर्थन में तो छोड़िए, जो उनके विरोध में थी, उनके प्रकार किसी प्रकार का साथ सहयोग करने के लिए राजी नहीं थी,
उनकी भी लड़ाई लड़ी, और उसकी लड़ाई का ही परिणाम आज है कि वो सारा मामला हमारे अधिकारों का बना है। ये वर्गीकरण का मामला ब्राह्मणों को हमारे विरोध में इस्तेमाल करने का मौका ही क्यों मिला, इसका कारण ही यही है। हमारे गरीबों की, हमारे पिछड़ों की चिंता उन्हें क्यों करनी पड़ रही है? अगर हम उसके समर्थन में खड़े होते तो उनको हमारे पिछड़ों का कारण बताकर हमारे अंदर विवाद पैदा करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए हमें पहल करनी होगी, अपने अंदर ये पहल करने का भाव निर्माण करना होगा, उसी से सामाजिक ध्रुवीकरण होगा। और चौथी बात जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि अपने सोसाइटी के अंदर लीडरशिप पैदा हो, और उस लीडरशिप को पैदा करने के लिए सारे प्रकार के अवसर, योग्यता बाबा साहब ने निर्माण करके दी, संविधान ने निर्माण करके दी। हर साल मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम होते, हर साल लगभग 1.25 लाख से ज्यादा के मेडिकल ग्रेजुएट तैयार होते, उसमें 50% रिजर्वेशन है। यानी हर साल कम से कम 50 से 60 हजार मेडिकल ग्रेजुएट ओबीसी, एससी, एसटी से तैयार होते ही होते। आईआईटीज में भी 50% रिजर्वेशन है। कम से कम 25,000 से ज्यादा आईआईटी के ग्रेजुएट्स जो है हमारे तैयार होते। एनआईटी और वो बाकी सारा जोड़ लिया जाए तो हर साल फ्रेश लेवल पर एक नया 1 लाख से भी ज्यादा का हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉ ग्रेजुएट्स हमारे समाज के अंदर तैयार होते। और देश को चलाने के लिए कितने लोग चाहिए? पार्लियामेंट के लिए 543 और असेंबली के लेवल पर जाओ तो 5,000 से भी ज्यादा ये आंकड़ा नहीं, उससे 20 गुना ज्यादा एडवांस लीडरशिप, फर्स्ट रेट ब्रेन हमारे सोसाइटी में तैयार है। तो लीडरशिप तैयार कर दी गई है, मगर उसको उसका रोल प्ले करने के लिए सामने आना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें,